जय हिंद दोस्तों। ये क्लास मैथ पेडागोजी जो क्लास हुई थी उसकी जो सेकंड नंबर की जो क्लास है, जो बची हुई 7 क्वेश्चन थे मैथ पेडागोजी के, उनके हम यहाँ क्वेश्चंस जो हैं देखने वाले हैं। तो चलिए अपना 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों है, बाइलिंगुअल है, तो इसलिए आपको हर जगह से आसानी होगी। आप जिस भी फील्ड से हैं उस फील्ड को आप पढ़ना चाहेंगे तो बड़े आसानी से पढ़ लेंगे और आसानी से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन है, एक शेष ऑब्लिक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली या कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि हस्तकौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकरों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें, जिनकी विभिन्न तरीकों से बराबर समूहों में बांटें और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अलग अलग शेषफल मिलने पर आधारित विभाजन की केवल 2 अंकीय समस्याएं दें। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, श्यामपट्ट पर 1 या 2 विभाजन के प्रश्न को हल करें और वांछित संबंध दर्शाएं। ऑप्शन डी देखिए क्या कर रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है, संबंध को प्रमाणित करने के लिए गुणन एवं योग का उपयोग करें। तो ध्यान से देखिए, जो पहला वाला ऑप्शन है इसको हम फिर से एक बार देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि हस्तकौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकरों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीकों से बराबर समूहों में बांटें और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। और ये बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां क्या कह रहा है कि वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा में बच्चों में दृश्यकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन बी, इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रमेयों के निगमन से संबंधित होता है। ऑप्शन सी, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन डी, इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन समज्यामितीय आकृतियों की परिभाषा से संबद्ध होती है। तो इस ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन के जो ऑप्शन सी है इसमें, देखिए मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन सी क्या कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं, और ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सी वाला ऑप्शन को, आपका ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए CPD जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। CPD का अर्थ है, अब इसमें CPD का हमें अर्थ बताना है कि फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए CPD का अर्थ, मुझे उम्मीद है कि इसमें 50% लोगों को पता होना चाहिए, 50% लोगों को अभी जानकारी CPD के बारे में नहीं होगी। तो CPD का फुल फॉर्म जो है मैं बता रहा हूँ। देखिए CPD का फुल फॉर्म जो होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब देखिए ध्यान से कहाँ है, तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है आपका डी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सेंट्रल प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, कोर प्रिंसिपल डेवलपमेंट नहीं होगा, और करिकुलम प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये भी नहीं होगा। तो जो ये अपना डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में, अब यहाँ पे देखिए खाली स्थान दिया हुआ डैश, सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? शिक्षकों की सहायता करता है, या माता पिता की सहायता करता है, या शैक्षिक अधिकारियों की, या स्कूल निरीक्षक, किसकी सहायता करता है? तो ये सहायता करता है शिक्षकों की। किसकी करता है? शिक्षकों को करता है। ध्यान देखिएगा, शिक्षकों को करता है।
अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है, ध्यान देखिए इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है 50-50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना, ठीक है। ये देखिए 50 यहाँ से ऑब्लिक है, 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना। और बी है पुनर्समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना। ऑप्शन सी है जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना। ऑप्शन डी है किसी 2 अंकीय संख्या में अंक के स्थानीय मान को पहचानना। तो इसका जो सबसे सटीक और सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देखिए, जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन ये जो हो जाएगा आपका, यहाँ एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों का अधिगम का प्रतिफल क्या हो जाएगा, जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना। ये बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सी जो है इसका आप राइट डाउन कर लीजिएगा आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाया। वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप किया। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड यानी किस प्रकार का उपयोग करके यहाँ है। अब इस जो जैसे होता क्या है, मैं एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को। मान लीजिए ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है, और इस वृत्त में मान लीजिए कि मैंने यहाँ से ये लाइनिंग कर दी, और मान लीजिए मुझे किसी बच्चे से कहना है कि मैं छायांकित कर रहा हूँ, तो पहले मैं छायांकित इसको सेट कर दिया, ठीक है। तो और मैं किसी बच्चे से अगर पूछता हूँ कि बेटा ये जो इस छायांकित भाग है और बिना छायांकित भाग है खाली भाग, इसको हम भिन्न में कैसे दर्शाएंगे, तो साफ साफ हमको क्या करना है, हमको लिखना है क्या, हमको देखिए पूरा जो वृत्त का भाग बटा है वो नीचे जो 4 भाग बटा है, कितना 4 भाग में, और जो छायांकित भाग है यानी कि अब आप जिससे पूछे छायांकित भाग का भिन्न पूछे या खाली भाग का भिन्न पूछे, तो हमारे छायांकित पूछा है तो यहाँ पे 2 पर लिख दीजिए, जब कट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इस क्रिया को, ये जो क्रिया इन्होंने किया है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसको बताना है अब्स्ट्रैक्ट या दृश्य मापिता या अभिप्रदर्शन या संकेतिक। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दृश्य मापिता। जब दृश्य के माध्यम से कोई चीज़ बताते हैं तो आइकॉनिक, इसे दृश्य मापिता कहते हैं। देखिए ये दृश्य मापिता आइकॉनिक। और इस क्लास का और मैथ्स पेडागोजी का जो 2023 का एग्ज़ाम होता है 6 फरवरी को, उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। अभी न्यूमेरिकल बचा हुआ है तो न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा उसको। आखिरी क्वेश्चन देखें, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इन चारों में से कथन कोई ऐसा है जो ट्रू नहीं है, जो सही नहीं है, जो गलत है, तो उसको मैं पहचान के बताना है। ऑप्शन फर्स्ट क्या कर रहा है कि आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। ऑप्शन बी आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये परिमाप समान है या क्षेत्रफल समान है, किंतु जस्ट अपोजिट, यहाँ पे क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है, यहाँ पे परिमाप भिन्न हो सकता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। ऑप्शन डी किसी आकृति के आयाम को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया सकता है। तो इसमें से जो सबसे सटीक और सबसे सही और गलत ऑप्शन जो है ये आपका डी ऑप्शन ये है। देखिए ज़रा इसमें क्या करा है कि किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया सकता है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बाकी जो है ये तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमें गलत ढूंढना था, तो गलत ढूंढेंगे तो ये ऑप्शन चारों में से सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो डी ही होगा हमसे, क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया तो गलत ऑप्शन में ढूंढ के बता दिया। तो ठीक है, तो इस तरह जो है अब आपकी जो न्यूमेरिकल की जो क्लास है वो मैं जल्दी ही लाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जल्दी जल्दी आप देख सकें कि उस पेपर में कैसा आया था, कैसे पूछा गया था, किस तरह से सॉल्व हम करेंगे और किस तरह से सॉल्व अन्य लोग करते हैं। तो थोड़ा हम टाइम बचाने के ऊपर ध्यान देंगे कि जल्दी जल्दी करने का प्रयास करें जितने भी क्वेश्चन आएंगे। और आपकी हिंदी के जो सेशन है वो भी कम्प्लीट होंगे और EVS के भी। तो चलिए इसी तरह फिर क्लास में हम मिलते रहेंगे और जो भी क्लास हमारी होगी उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत सफल रही हो, तो आप
प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।